हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा शेड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का विज्ञान का क्लास है। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लगातार आपके नोट्स बनवा रहे हैं। तो आप लोग फिर से एक बार पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग अपना नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस बार का लक्ष्य है 25 में 25। मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोट्स बना लेते हो तो आगामी आने वाले सभी टेस्ट क्लास में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में या फिर हमारे टेस्ट क्लास में आपके नोट्स से ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाखों प्रतिशतों का मनपसंद हाथों से लिखा हुआ नोट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विज्ञान क्लास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष, जिसमें अनेक प्रकार के असंख्य दोस्तों लिखे असंख्य आकाशीय पिंड विद्यमान है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा आपसे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आपको लिखना होगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके ब्रह्मांड में क्या क्या होता है। आपके ब्रह्मांड में आकाश, गंगाएं, तारे, ठीक है दोस्तों, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, ये सब आपको ब्रह्मांड में ही देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, इन चीज़ों को आपको नोट करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। जिस पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रहों के नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ग्रहों के नाम की बात करें, इसमें आपका होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये, ठीक है, आपका सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका कौन सा है। सबसे पहले आपका होगा बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आपका होगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका होगा मंगल, और मंगल के बाद आपका होगा बृहस्पति, उसके बाद आपका होगा शनि, अरुण और वरुण। कभी कभी होता क्या है, पूछ लेगा आपसे कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम बताइए। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका क्या होगा, बुध होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। पूछेगा कि सूर्य से बुध की कितनी दूरी है, आपको लिखना होगा कि 6000 दोस्तों, ठीक है, 6 करोड़, ठीक है दोस्तों, 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है बुध और सूर्य की दूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सूर्य सूर्य और शुक्र के बारे में। ठीक है, पूछेगा आपसे कि सूर्य और शुक्र की दूरी कितनी है। तो सूर्य और शुक्र की दूरी आपकी हो जाएगी 11 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। अगर पूछेगा आपसे कि सूर्य पृथ्वी के कितने ग्रहों के बाद है, आपको लिखना होगा कि 2 ग्रहों के बाद है। ठीक है, यानी आपका बुध और शुक्र के बाद है। पूछेगा आपसे मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, आपको लिखना होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस ग्रह से, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, आपको लिखना होगा कि मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। पूछेगा आपसे कि मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम बताइए। मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम आपको बताना होगा, तो आप लिख लीजिए। हम यहाँ पर आपको हर एक चीज बोल रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग। इसका नाम हो जाएगा आपका फोबोस और डिबोस। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिबोस। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ओके दोस्तों, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको लिखना होगा बृहस्पति। देखिए, जितना आपका यहाँ पे लिखा गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि और गुरु, सबसे बड़ा आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा आपका लिखा गया है बृहस्पति। यानी आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि सबसे बड़ा ग्रह हमारा हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शनि। अब हम थोड़ा शनि पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है दोस्तों, टाइटन। लिख लीजिए आप लोग, टाइटन। ठीक है, टाइटन, टाइटन, ठीक है, टाइटन आपको जाएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह के अंतर्गत आपका आ जाएगा।
चलिए, सूर्य से इसकी दूरी है 142 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सूर्य से इसकी दूरी है, शनि और सूर्य की दूरी है 142 किलोमीटर। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दोस्तों किलोमीटर से क्वेश्चंस आपके कम बनते हैं, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका लिखा गया, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि अरुण, ठीक है दोस्तों, अरुण के 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? अरुण के आपके 27 उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह की देखने को आपको मिल जाएंगे। उस तरीके अरुण ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना होगा उपग्रह। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ते रहिए। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि चंद्रमा का पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपको देखने को मिल जाएंगे आकाश गंगा और तारामंडल में अंतर। पहले हम आइए यहाँ पे कुछ जान लेते हैं आकाश गंगा के बारे में। जो चीज आपको बोलती हुई जा रहा हूँ उसको भी आप लोग लिखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। अगर बात करें आकाश गंगाएं कितने प्रकार की हैं, आकाश गंगा कितने प्रकार की हैं, आपको लिखना होगा कि आकाश गंगा 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। पहला आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार ग्रेसी और अनियमित, ठीक है दोस्तों, अनियमित ग्लेस्की। ये आपके 2 नाम अलग अलग हो जाएंगे। अगर पूछेगा आपसे अंतर के बारे में, तो अंतर यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, बस इसको आपको याद करना होगा। इसमें है पहला हेडिंग आपका आकाश गंगा है। ठीक है दोस्तों, ग्लेस्की हजारों अरब करोड़ तारों का समूह होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड में हजारों अरब ग्लेस्की हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि तारामंडल कुछ ही तारों का समूह होता है। दूसरा आपका है इसका आकार किसी जीव जंतु से मिलता जुलता रहता है। ब्रह्मांड में मात्र 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? 88 तारामंडल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी नोट्स आपसे मिस ना हो। आप लोग राइटिंग पर मत जाइए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लिखना उसके बाद आप तक भेजना कहीं ना कहीं टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में दोस्तों आपको अच्छा चीज़ देने की पूरी प्रयास किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है तारे और ग्रहों में अंतर। क्या दोस्तों क्या है? तारा और ग्रह में अंतर यहाँ पे आपसे कहा गया है। यहाँ भी पहला आपका होगा तारे स्वयं के प्रकाश को तारे स्वयं के प्रकाश को प्रकाशित होते हैं। दोस्तों तारे स्वयं के प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूसरा यहाँ पे आपका है कि तारा उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तारे झिलमिलाते हैं। ब्रह्मांड में हजारों अरब तारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तारे का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम सबको पृथ्वी से देखने पे बहुत ही पिद्दी सा दिखता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह दोस्तों, ग्रह यानी तारों, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे आपका है ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। दोस्तों यहाँ बिल्कुल सही है, तारा अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपका है ग्रह कभी नहीं झिलमिलाता, ठीक है, लेकिन तारे झिलमिलाते हैं। यहाँ पे आपका चौथा है सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। दोस्तों कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह आपको देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ग्रह पृथ्वी से अधिक दूर नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, ग्रह पृथ्वी से अधिक दूर नहीं होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बन जाते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप लोग एक चीज जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है, तभी आपका, ठीक है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। देखिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका चंद्रमा है, सॉरी ये ठीक है आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है, इसके बीच में आपका पृथ्वी है, तभी आपका चंद्र ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णमासी के दिन लगता है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों, पूर्णमासी के दिन आपका नहीं लगता है।
पूछेगा आपसे कि चंद्र ग्रहण किस दिन नहीं लगता है, तो आपको लिखना होगा कि पूर्णमासी के दिन नहीं लगता है। अगर हम यहाँ बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यह आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। दोस्तों भी यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि भारत के अंतरिक्ष केंद्रों के नाम बताइए। अब यहाँ पे आपको भारत के अंतरिक्ष केंद्रों के नाम लिखना होगा। इसमें तो आपका क्या क्या है, देखिए इसमें आपका है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा कृत्रिम उपग्रह रेंज, ठीक है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे आपका स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपका अहमदाबाद में है। फिजिकल दोस्तों ये ठीक है, यहाँ पे आपको 5 अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिल जाएंगे। यह आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को रोक कर इसे आराम से लिख लीजिएगा। अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अधिक कर लीजिए और इससे आप लोग लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र, फसल चक्र से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। फसल चक्र कितने प्रकार के होते हैं, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि फसल चक्र आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा आपसे। आपको लिखना होगा कि फसल चक्र हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फसल चक्र आपके? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है 1 वर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय फसल चक्र और बहुवर्षीय फसल चक्र। अब ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय फसल चक्र क्या है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा है, सोयाबीन चना, कपास चना, मक्का चना, ठीक है, तो ये आपके फसल चक्र में आ जाएंगे प्रथम वाले में। द्वितीय में आएंगे आपके सोयाबीन गेहूं, मक्का चना, सोयाबीन गन्ना और मक्का चना, सोयाबीन गेहूं मूंग, ठीक है, ये आपके द्वितीय में आएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बहुवर्षीय फसल चक्र, धान, मटर, मक्का चना और कपास जई, सोयाबीन गन्ना, मूंग गन्ना, बरसीन, गन्ना, मटर, मक्का और गेहूं, ये आपके बहुवर्षीय फसल चक्र में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। अगर पूछेगा आपसे 1 वर्षीय फसल चक्र का नाम बताइए, 2 वर्षीय या फिर बहुवर्षीय, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जानते हैं क्या, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है दोस्तों, सोयाबीन, ठीक है, ये आपके तीनों में सोयाबीन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका मक्का चना, ठीक है, और आपका कहाँ पर है मक्का चना, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका है मक्का और चना। ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी भी पूछेगा कि 1 वर्षीय फसल चक्र है या 2 वर्षीय फसल चक्र है, बहुवर्षीय फसल चक्र है, तो आपको सोयाबीन और मक्का चना लिख देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 1 ही नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कृषि यंत्र एवं उसके उपयोग है। कृषि यंत्र की बात करते हैं तो अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आखिर जब कोई भी इंसान या हम या आप कोई भी खेती करता है तो उसमें किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। अगर दोस्तों ठीक है, मान लो हम इसको ना देखें, ठीक है, मान लो अगर इसको हम ना देखें तब भी कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ लिख सकते हो। जैसे आपका हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर, ट्राली, फाड़वा, कुदार, ठीक है दोस्तों, खुरपी, खुरपा, उसके बाद आपका हो जाएगा हंसिया। तो दोस्तों ये सब कहीं ना कहीं आपके बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा काम आते हैं। और अगर आप चाहो दोस्तों आप इसको भी नोट कर सकते हो, इसको भी आप बेशक रूप से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, कुछ लिखिएगा अपने मन से और आपको यहाँ पर 1 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि कीटनाशक दवा पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कीटनाशक दवाओं के नाम लिखिए या कुछ कीटनाशक दवाओं के नाम लिखिए, ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में। दोस्तों आपको इन सब चीज़ों को लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको जो लिखना होगा DDT और BHT, हेप्टाक्लोर, एल्डिन, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होगा। आप 3 से 4 नाम लिखिएगा बस बहुत, ठीक है, 3 से 4 नाम आपका बहुत होता है, कोई कम नहीं होता। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर पूछेगा आपसे कि कीटनाशक से हमारे पर्यावरण में कौन से दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है, पूछेगा आपसे कि कीटनाशक से हमारे पर्यावरण को किस प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको लिखना होगा जल प्रदूषण, थल प्रदूषण और वायु
प्रदूषण। जब हम लोग किसी भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे तो कहीं ना कहीं वह वायु से भी संपर्क में आएगा और यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण देखने को मिल जाएगा। थल में भी आएगा यानी मिट्टी में भी आएगा, उसके बाद आपका जल में भी आएगा। ठीक है, तो जब बरसात होगी वही दवा आपका बहकर नदी में जाएगा और कहीं ना कहीं आपका एक प्रदूषण का कारण बन जाएगा। तो ये भी आपको लिखना होगा अगर पूछेगा आपके एग्जाम में तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाला कारक। यानी दोस्तों मृदा माने होता है मिट्टी, मिट्टी को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है ये यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें आपका हो जाएगा अगर अधिक वर्षा होगा तब भी दोस्तों कहीं ना कहीं मिट्टी को नुकसान होगा, अगर तीव्र यानी बहुत तेज हवा चलेगी तब भी, और अगर तापमान में परिवर्तन हो जाएगा तब भी आपका होगा। दोस्तों अगर देखिए आपकी भूमि ढलान पर है, अगर बरसात होगी तो आपकी मिट्टी बह जाएगी, तो भूमि का ढाल भी, तो भूमि का ढाल भी कहीं ना कहीं यह आपका अपरदन का कारण बन जाएगा। वनों की कमी, अगर तो मान लो हम लोग वन कम लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग वन लगाते हैं तो मिट्टी कटाव कम होता है और मिट्टी हमारी जो उपजाऊ होती है वह कहीं भी बहकर नहीं जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना होगा। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कार्य का सूत्र। ठीक है, तो आपका होगा कार्य बराबर बल गुणे स्थानांतरण। ठीक है, ये आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऊर्जा। ऊर्जा आपका है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे आपका है ऊर्जा का मात्रक CGS पद्धति में दान होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के मात्रक में, और MKS में न्यूटन मीटर अथवा जूल आपका हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। दोस्तों अभी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बस एक काम होता है कि हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाता है, फिर आप लोग किसी भी अपडेट से वंचित नहीं होते हो। पूछेगा आपसे कि ऊर्जा के विभिन्न रूप है, पूछेगा आपसे कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों का नाम लिखिए, या फिर ऊर्जा के कितने रूप हैं, या फिर ऊर्जा के नाम को आप लोग यहाँ पर लिखिए। ठीक है, आपको लिखना होगा यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा, और आपका सातवां है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 7 ऊर्जा देखने को मिल जाएंगी, यांत्रिक, रासायनिक, उष्मा, प्रकाशीय, ध्वनि और चुंबकीय। ठीक है, तो इन चीजों को आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है। पूछेगा आपसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, आपको लिखना होगा कि यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के आपके 2 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से होगा, पहला आपका होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, और दूसरा आपका होगा स्थितिज ऊर्जा। ये आपकी 2 ऊर्जा यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आपका रासायनिक ऊर्जा पूछेगा। ठीक है दोस्तों, पूछेगा यहाँ पे आपका रासायनिक ऊर्जा के भी बारे में। हमारे शरीर के भोजन से ऊर्जा मिलती है। दोस्तों जब हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। यह आपका किस में आएगा, यह आपका आएगा रासायनिक ऊर्जा में। भोजन के पचने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ओके दोस्तों, इसी ऊर्जा से हमारा शरीर कार्य करता है। भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा भाप के इंजन, कोयला, कार में पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ये सब भी आपके रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर पूछेगा आपसे कि रासायनिक ऊर्जा हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, तो आपको लिखना होगा कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल या अन्य ईंधनों से हमें रासायनिक ऊर्जा मिल जाती है। आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा की बात हम यहाँ कर रहे हैं। उष्मा का मात्रक है किलो कैलोरी एम जूल होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, किलो कैलोरी एम जूल आपका हो जाएगा। सूर्य से ऊर्जा मिलती है। हम दोस्तों हमें गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश हमारे बॉडी पे पड़ता है हमें गर्मी का अनुभव होता है। यह आपका एक प्रकार का उष्मीय ऊर्जा यानी उष्मा ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका उष्मा ऊर्जा आपका कहलाएगा। यहाँ पे आपका है कि उष्मा एवं ताप में अंतर।
ऊष्मा एवं ताप में अंतर की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। आपको लिखना होगा कि ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप होता है। दूसरा आपका है ऊष्मा के मात्रक जूल, कैलोरी एम किलो कैलोरी हैं, और ताप का मात्रक ओ सी ओ एफ ओ के ओ आर होते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछेगा यहाँ पे आपसे नेक्स्ट ताप। ठीक है, ताप के बारे में आपको लिखना होगा। ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था में अवस्था को व्यक्त करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ताप का मात्रक है सी एफ के एम आर, ये आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का ताप है उसके द्रव्यमान प्राकृतिक ऊष्मा की मात्रक पर निर्भर करता है, वह आपका ताप के अंतर्गत आ जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिला है। पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प अपारदर्शी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ हम देखते हैं पहले पारदर्शी की ओर। वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश सरलता से पार आ जाती है उसे हम कहते हैं पारदर्शी। जैसे आपका कांच, हवा और ठीक है पानी। ओके दोस्तों, अगर हम टार्च मारेंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगी। अब अपारदर्शी की बात करते हैं। वे पदार्थ इसमें प्रकाश आर पार नहीं जाती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी, पत्थर, लोहा। ठीक है, उसमें प्लास्टिक भी आपका हो सकता है, हार्ड प्लास्टिक। ये सब आपके अपारदर्शी हो जाएंगे। और अब हम यहाँ बात करते हैं अल्प अपारदर्शी। ओके दोस्तों, अल्प पारदर्शी, ये यहाँ पे आपके हो जाएंगे वे पदार्थ जिनमें ऊर्जा का कुछ भाग है पार जा सकता है और कुछ भाग अवशेषित हो सके। ओके दोस्तों, जैसे कि कुछ भाग पार हो जाता है और कुछ भाग नहीं होता है, वह आपका अल्प पारदर्शी में आएगा। जैसे तेल लगा कागज है, ओके दोस्तों, घिसा हुआ कांच, ये सब कहीं ना कहीं आपके कुछ प्रकाश को बाहर करेंगे और कुछ को नहीं करेंगे। ये आपके अल्प अपारदर्शी में देखने को आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चुंबकीय ऊर्जा। अब चुंबकीय ऊर्जा के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर चुंबकीय ऊर्जा की बात करें तो किसी लोहे की वस्तु को लोहे पर चिपकने और दिशाओं का पता लगाने में कहीं ना कहीं चुंबक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ओके दोस्तों, पूछेगा आपसे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। आपको लिखना होगा कि चुंबक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा प्राकृतिक चुंबक और दूसरा आपका होगा कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबकीय आपके चुंबक दो प्रकार के हो जाएंगे। जिस पूछेगा यहाँ पे आपसे विद्युत ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यह विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको दो ऊर्जा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आणविकरण ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, और नवीनीकरण ऊर्जा, ये यहाँ पे आपके हो जाएंगे कोयला, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये आपके ऊर्जा समाप्त हो सकते हैं। ओके दोस्तों, जो ऊर्जाएं आपकी समाप्त होती हैं उन्हें कहते हैं अनवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है, जो आपकी ऊर्जा समाप्त होती हैं उन्हें कहते हैं अनवीनीकरण ऊर्जा, और जो आपकी समाप्त नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, यानी आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, और जल ऊर्जा, ये आपकी ऊर्जाएं कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऊष्मा संरक्षण की विधियां। ऊष्मा संरक्षण की कितनी विधियां हैं आपको बताना होगा। दोस्तों, ऊष्मा संरक्षण की कितनी विधियां हैं ये आपको बताना होगा। इसमें आपका हो जाएगा 3 प्रकार का, संचालन, संघनन और विकिरण। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 3 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऊष्मा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आपको लिखना बहुत ही आवश्यक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। यहाँ पे आपका पहला है स्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होना। उसके बाद दूसरा आपका है गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका है कि स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को स्थित ऊर्जा में रूपांतरण होना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करना। ये आपके ऊर्जा के रूपांतर आ जाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। पूछेगा यहाँ पे आपसे कि सरल मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं।
सेल मशीन कितने प्रकार के होते हैं? सेल मशीन के प्रकार के बारे में आप लोग लिखिए। तो आपको लिखना होगा उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, ठीक है, और पहिया। ये आपके सेल मशीन के प्रकार के बारे में आपको इंगित करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। आपके उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पूछेगा आपसे कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय आपके 3 प्रकार के उत्तोलक हो जाएंगे, जिसमें आलम्ब एवं भार, ठीक है, इसमें आलम्ब, आयाम और भार के बीच में होता है। अब देखिए आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जिसमें आलम्ब, आयाम, ठीक है, भार के बीच में होता है। ओके दोस्तों, आलम्ब और आयाम भार के बीच में होता है, उसे कहते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसका एग्जाम्पल आपका है कैंची, झूला, ठीक है, प्लास और डिब्बे, ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका सेकंड है, ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपका है कि आलम्ब और आयाम के बीच में क्या आएगा? भार आएगा। यहाँ पे था आपका कि आलम्ब आयाम के बीच में, आलम्ब और आयाम भार के बीच में आएगा। अब यहाँ पे आपका है कि आलम्ब और आयाम के बीच में भार आएगा। जैसे हाथ टेढ़ा हो गया आपका, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ठीक है, बोतल खोलने वाला ढक्कन, ये आपकी एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे आपका नंबर 3 है जिनमें भार तथा आलम्ब के बीच में आयाम आएगा, ठीक है दोस्तों, भार और आलम्ब के बीच में क्या आएगा? आपका आयाम आएगा। जैसे मनुष्य का हाथ है मछली पकड़ने की, ठीक है, बंसी, ये सब आपके कहीं ना कहीं तृतीय श्रेणी उत्तोलक में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोशिका। दोस्तों क्या आपका है नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, आपको कोशिका देखने को मिल जाएगा दोस्तों, फिर आपका यहाँ पे मिल जाएगा जंतु था। तो अभी यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग लगातार बने रहिए और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यहाँ पे आपका है कोशिका, ठीक है, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है दोस्तों, कोशिका का खोज किसने किया था और इसका खोज किस सन में किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाएंगे। आपको लिखना होगा कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक जी ने किया था। कब किया था? आपका किया था 1665 में, ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक जी ने किया था। जैसे यहाँ पे आपका है कि सन 1831 में, ओके दोस्तों, सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रों की खोज की थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक जी ने आपके कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन जी ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। इन दोनों में अंतर है, आप इसे अलग अलग लिख लीजिएगा वरना आप भूल जाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पूछेगा आपसे कि एक कोशिकीय जीव के नाम लिखिए, एक कोशिकीय जीव के नाम लिखिए और बहुकोशिकीय जीव के नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के नाम लिखिए। दोस्तों आपको अमीबा और पैरामीशियम याद करना होगा, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम आपके एक कोशिकीय में आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर बहुकोशिकीय की, तो आपका ठीक है, पीपल, मच्छर, घास, मानव, ये आपके बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएंगे। अगर पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा कोशिका किस जंतु के अंडे का होता है, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, आपको लिखना होगा कि सबसे बड़ा कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ओके दोस्तों, अंडा भी एक प्रकार का आपका कोशिका में आता है, अंडा भी आपका एक कोशिका होता है, लेकिन सबसे बड़ा कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चलिए अब यहाँ पे आपका है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। यह चोट, रगड़ तथा बाह्य धक्के से रक्षा करती है। ओके दोस्तों, यहाँ कोशिका भित्ति का काम होता है और यहाँ पे आपको लिख जाएगा राइबोसोम। दोस्तों यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। राइबोसोम से भी प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे खासे बन जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। दोस्तों क्या करता है? राइबोसोम आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन आपका कहाँ बनता है? राइबोसोम में बनता है, इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से हम लोग जानते हैं।
70S राइबोसोम यह आकार में छोटा होता है और 80S राइबोसोम, ओके, यानी 80 राइबोसोम यह आपका आकार में बड़ा होता है। क्या यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्राहक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी कोशिका का ऊर्जा ग्राहक कहा जाता है। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लाइबोसोम, दोस्तों आप एक चीज और लिखिए, लाइबोसोम में 24 एंजाइम होते हैं, ठीक है। लाइबोसोम में कितने एंजाइम होते हैं लाइबोसोम में, ठीक है दोस्तों। लाइबोसोम में आपका 24 एंजाइम देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइबोसोम में 24 एंजाइम आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि जंतु तथा वनस्पति कोशिका में अंतर। अब आपको यहाँ पे अंतर बताना है कि आखिर जंतु और वनस्पति कोशिका में क्या क्या अंतर होगा। इसमें आपका होगा जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस कोशिका में हरित लवण नहीं होते हैं। इसमें रसधानी सूक्ष्म होती है। यह आपका हो गया जंतु कोशिका। और यहाँ पे आपका है वनस्पति कोशिका, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका आकार निश्चित होता है और इसमें आपका नहीं होता है। इस कोशिका में हरित लवण पाए जाते हैं और उसमें नहीं होता है। इसमें रसधानी बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें आपका होता है सूक्ष्म। और इनमें सेंट्रोसोम नामक भाग नहीं पाया जाता है। इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जैसे यहाँ पे आपका है उत्तक, ओके दोस्तों। उत्तक यहाँ पे आपका है कोशिका विभाजन द्वारा उत्तक बनते हैं। उत्तक कैसे बनते हैं पूछेगा आपसे, तो आपको लिखना होगा कि कोशिका विभाजन के द्वारा ही उत्तक का निर्माण होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा कि उत्तक के दो भागों के नाम लिखिए, या फिर उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। आपको लिखना होगा उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है, ओके दोस्तों। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जाइलम, जाइलम और दोस्तों लिखे फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चंस आपके जरूर बन जाते हैं। इसको भी आपको लिखना होगा। यह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जाइलम 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और अगर बात करें तो फ्लोएम की, यह एक जीवित संवाहक उत्तक होता है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को आपको लिखकर और अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका उपयोग करिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हो। आप व्हाट्सएप में भी ग्रुप हो सकते हो, ओके दोस्तों। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।